हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम टॉपिक्स फ्रॉम एएमपी। एएमपी के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, और अगर उन टॉपिक्स को हम देख के चले तो वो हमारे CSIR नेट के लिए भी इनफ है। IIT JEM में नहीं आते हैं वो टॉपिक, तो CSIR नेट, CUT PG, JEST, TFR। ऑल्सो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि DU, CHU, BHU, HU, इन सभी यूनिवर्सिटीज प्लस में IITs के अंदर जो मास्टर्स का सिलेबस होता है उन सभी मास्टर्स के सिलेबस में ये वाले टॉपिक्स आते हैं। और जिन डेप्थ के साथ, जिन डिटेल्स के साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसी डिटेल के साथ वहाँ पे आते हैं और उन्हीं डिटेल के साथ आपसे वहाँ पे पूछते हैं। मैं खुद, मेरे को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो उसी एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं आपको ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, हमने खत्म किया था लैम्प शिफ्ट। क्यों आया? क्योंकि फाइन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कमियां थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए लैम्प शिफ्ट आया। लैम्प शिफ्ट कौन था, कब आया था, सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में देख ली हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट, या फिर इस क्लास के बाद भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो हुआ हमारा वहां तक का। उससे पहले हमने फाइन स्ट्रक्चर देखा, फाइन स्ट्रक्चर क्या क्या था, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके मास्टर्स के अकॉर्डिंग। फिर लैम्प शिफ्ट तो हमने देखा ही था, और आज की क्लास में वो सारा हो चुका है हमारा। ऑलमोस्ट हमारा AMP का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। कुछ टॉपिक्स और ऐड करने, देन हमारा एटॉमिक वाला पार्ट कंप्लीट होगा, देन हम मॉलिक्यूलर के अंदर स्विच करेंगे। सो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं और हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटरेक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मेन जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, हालांकि हम बात एक एक करके करेंगे इसमें, मेन हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटरेक्शन ऑफ वन एटम, वन इलेक्ट्रॉन एटम विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। कौन कौन से रूल्स, जस्ट लाइक हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार, देन वन बाय वन हम उसके बारे में करेंगे। नहीं किया ना अभी तक सब्सक्राइब? अरे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। आपका भला होगा, आपके साथ आपके जो भी साथ में पढ़ने वाले हैं उनका भी भला हो जाएगा। सबका अच्छा सोचोगे तभी तो आपका भी अच्छा होगा ना। लाइक इफ यू बिलीव इन कर्मा, तो सबका भला कीजिए, सबके साथ इसको वीडियो को फैलाइए। ऐसी चीजें आपका भला कीजिए, मेरा भला होगा, है ना। हम सबको मोटिवेशन मिलेगा। सो दो चीजें यहाँ पे हैं, एक हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो हम दोनों को सेपरेटली लेके चलेंगे। पहला इसके अंदर ए पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्सपेक्टिव में, मतलब वन एटम इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा उसकी वजह से कौन सा आता है। तो इसकी वजह से हमारा सिर्फ एक ही इफेक्ट देखने को हमें मिलता है और उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, है ना। किसकी वजह से? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सेकेंडली थिंग यहाँ पे फिर आती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे लो आते हैं। पहला आता है हमारा, जो कि सबको पता है, जीमान इफेक्ट। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लासेस के अंदर थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रखा है कि लाइक किस तरीके से यहाँ पे होता है। पहला, दूसरा, एक सेकंड यहाँ पे आता है पास्ट चैम्बर इफेक्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या था और किस तरीके से, वो तो हम आगे एक एक करके वो करेंगे। फिर जीमान इफेक्ट के अंदर भी दो चीजें होती है, एक नॉर्मल जीमान इफेक्ट एंड द सेकंड वन एनामोलस। एनामोलस जीमान इफेक्ट, दो चीजें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो जैसे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा, ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा, ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो जाएगा। देन इन दोनों टॉपिक्स के बाद एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे हाइपरफाइन।
पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमारा रहा है। तो हमारा क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे आज की क्लास में, पढ़ेंगे स्टार्क इफेक्ट के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा जीमान इफेक्ट एंड पास्टरनैक इफेक्ट, हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, जीमान इफेक्ट इतना लेंथी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा डीप में लेके चलेंगे ताकि इसके साथ साथ आपका एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर अप कर पाऊँ, है ना। पास्टरनैक इफेक्ट हम लेके चलेंगे। तो हाइपरफाइन इफेक्ट के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होगा, जो हमने फाइन स्ट्रक्चर है वो यहाँ वाली क्लास लेने से पहले आपको रिकमेंड करता हूँ कि फाइन स्ट्रक्चर वाली क्लास आप जरूर से देख लेना पहले ही, ताकि हाइपरफाइन वाले के अंदर इतनी प्रॉब्लम आपको ना आए, है ना। देन हाइपरफाइन करने के बाद ऑलमोस्ट आई थिंक हमारा सिलेबस हो जाएगा एटॉमिक वाला। देन हम फिर चलेंगे मॉलिक्यूलर के अंदर। मॉलिक्यूलर में भी आई थिंक हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला टॉपिक ऑलरेडी कर रखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। लाइक आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वहां पे, प्लस में मास्टर्स के अंदर भी वहां से इंपॉर्टेंट वो कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है, वहां से डेरिवेशन पूछ लेता है, फॉर्मूला ड्राइव करवा लेता है एनर्जी का। एनर्जी डिफरेंस होते हैं दो स्टेज के बीच में, उनका फॉर्मूला ड्राइव करवा लेता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर वो फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं CSIR के अंदर। तो मैंने हर बार क्वेश्चन वहां से देखा है, तो वो हमारा हो चुका है। बाकी मॉलिक्यूलर के अंदर हम देख लेंगे कि वेव फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं। वो वेव फंक्शन हमारे दोनों केसेस के अंदर हम देख लेंगे कि क्वांटम के अंदर भी आते हैं। क्वांटम में हम जब पढ़ते हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स के अंदर जाते हैं, तो जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाला जो पार्ट होता है क्वांटम, एडवांस क्वांटम के अंदर जो आता है, वो सेम पार्ट होता है हमारा AMP के अंदर। तो हमने ऑलरेडी जैसे हमने पहले AMP जब स्टार्ट की थी तो वहां पे डिस्कस किया था कि जो AMP आई थी, क्वांटम से पहले AMP आई थी, फिर AMP के अंदर से ही ये क्वांटम हमारे एक फील्ड अलग से निकलता हुआ चला गया, है ना, जिसको हम बोल देते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, सो आज की क्लास में शुरू करते हैं हमारा स्टार इफेक्ट, ज्यादा देरी ना करते हुए। ओके, तो बात करते हैं स्टार इफेक्ट की। स्टार इफेक्ट मेनली जैसे हमने बोला था कि ओनली किसकी वजह से दिखता है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो स्टार इफेक्ट जो हम देखेंगे यहाँ पे किसकी वजह से होगा, ये ओनली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और मोस्टली जब इफेक्ट्स हम देखते हैं ना, तो हमने ऑलरेडी फाइन स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट हमने डिले कर, मतलब उसको हमने क्रॉस कर दिया। तो जैसे ही वो क्रॉस हमने किया, हमारा एक होता है कि पट्टरवेशन वाला पार्ट। अब इसके आगे की जो भी हम टॉपिक्स करेंगे इसके अंदर, सबके अंदर हम क्या देखेंगे, पट्टरवेशन वाला कॉन्सेप्ट हम हर जगह आएगा हमारा। तो पट्टरवेशन वाला कॉन्सेप्ट लेके और हम यहाँ पे स्टार इफेक्ट देखेंगे। स्टार इफेक्ट के अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो कुछ लिखते थे पहले तो इसके अंदर कि कैसे कैसे क्या हुआ था, और सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो पहले इसके अंदर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज इन द स्टार इफेक्ट। तो स्टार इफेक्ट हमने पहले बोला था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। कब हुआ था इसकी डिस्कवरी, तो इसके जो बारे में पढ़ाना शुरू हुआ तो 1913 के अंदर शुरू हुआ था पढ़ने के लिए ना। फिर इसके बाद आए जे स्टार, जिसने दिया था, किसने दिया था स्टार इफेक्ट का जो इन्वेंशन होगा, किसने दिया था, जे स्टार और एलो सूडो ने इस इफेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। किस बेसिस पे, दो अजम्पशन इन्होंने माने थे। दो अजम्पशन कौन कौन से थे, पहला तो क्या था कि पहले से पहले देखते हैं कि द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड अंडर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार इफेक्ट। तो स्टार इफेक्ट क्या था कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग तो हम फाइन स्ट्रक्चर के अंदर भी देख के आते थे, लेकिन वहां और यहाँ पे क्या डिफरेंस था, तो यहाँ वहां और यहाँ पे सिर्फ इतना सा डिफरेंस था कि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हम देख रहे थे वो किसके अंदर देख रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमको स्प्लिटिंग वहां पे देखने को मिल रही है।
तो ये हमारा था स्टार इफेक्ट क्या होता है। देन दो अजम्पशन जो माने थे, पहला अजम्पशन हमारा ये वाला था, इसमें क्या था कि दे अज्यूम दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ओवर द रीजन ऑफ एटॉमिक डायमेंशन। एक जो रीजन हम लेके चल रहे हैं जहाँ पे हमें स्टार इफेक्ट देखना है, वहां पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, यूनिफॉर्म, मतलब पूरे के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड टेक इट डायरेक्टेड अलोंग जेड डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन के अलोंग हम उसको लेके चल रहे हैं। देखो बेसिकली जो भी हम यहाँ पे लेके चलते हैं ना, वो या तो एल होता है हमारा, एल वेक्टर टोटल एंगुलर मोमेंटम, या फिर हम देख के चलते हैं जेड डायरेक्शन के अंदर। ये इजी होता है हमारा एज कंपेयर टू एक्स एंड वाई डायरेक्शन। व्हाई दिस इज सो इजी? सो when we are going to discuss about the wave function in quantum mechanics, so there we will see how how z and total एक तरीके से बोल सकते हैं एवरेज, है ना, तो वो और जेड डायरेक्शन किस तरीके से इजीली हम जनरेट कर सकते हैं, इजीली हम निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू एक्स एंड वाई, तो वो चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि जेड डायरेक्शन हमारा इजी होता है निकालना। पहला assumption ये था। सेकेंड assumption इनका ये था कि they assume that the electric field strength E, electric field strength E is large enough such that the electric shift due to fine structure is neglected। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इतना लार्ज रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाएंगे ना उसको इतना लार्ज रखेंगे कि जो फाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो हम देख रहे थे ना, फाइन स्ट्रक्चर जो हमारा आ रहा था वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कम इलेक्ट्रिक फील्ड, हल्का सा कुछ भी लगा रहे हैं उसकी वजह से हमें दिख रहा था। तो उस वाले इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए, मतलब वो इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि ये वाला नेग्लेक्ट हो और ओनली हमें किसकी वजह से दिखाई दे, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे, और हमें यहाँ पे इफेक्ट जिसका दिखाई देगा स्टार इफेक्ट की वजह से हमें यहाँ पे स्प्लिटिंग उनके अंदर दिखाई देगी। तो ये चीजें थी। देन ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि द नेगलेक्टिंग रिड्यूस मास इफेक्ट, जो रिड्यूस मास का जो इफेक्ट होता है, रिड्यूस मास इफेक्ट किस तरीके से होता है, तो अगर आपको पता हो, आपने देखा हो, तो जब हम बात करते हैं रिलेटिविस्टी के अंदर, तो हमारा रिड्यूस मास क्या होता है, m, और ये होता है हमारा m नॉट अपॉन में 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। सो इसका एक इफेक्ट पड़ता है, तो इसको भी हम क्या करके चलते हैं, यहाँ पे नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो ये कुछ assumptions थे, ये इसकी डेफिनेशन थी, ये कौन किसने दिया था इसको, ये था। एंड देन स्टडी कब हुई थी इसकी, 1913 के अंदर शुरू हुई थी स्टडी होना, धीरे धीरे स्टडीज चलती रहती है ना। 1913 के अंदर हमारा बोर का मॉडल आया था, बोर के बाद फिर अब सोमरफील्ड आया था 1919 के अंदर, उसके अंदर से फिर आना शुरू हो गया था कि हाँ एनर्जी जो स्टेट हम मान के चल रहे थे ना, उसके अंदर भी एनर्जी स्टेट्स हैं, बाकी हमें पता नहीं था, वो अलग बात थी, लेकिन आना वहां से शुरू हो गया, रिजल्ट एक तरीके से दिखना हमें शुरू हो गया था कि हाँ अब कुछ होने वाला है बड़ा। जैसे कि हमें इंडिया के अंदर दिख गया है रिजल्ट कि हाँ अब इंडिया, वो होता है ना कि मैंने पढ़ा था कहीं पे कि एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट, अभी रिसेंटली मैंने एंट्रोपी पढ़ा था, मैं कॉलेज के ड्यूरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था। तो एंट्रोपी का क्या होता है कि ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाता है हमेशा, एंट्रोपी ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ हमेशा इंक्रीज होती है। वही सेम काम हमारे इंडिया के अंदर हो रहा है। ऑर्डर था, ऑर्डर जो चीजें चल रही थी आराम से, हाँ अच्छे से चल रही थी, अब वो डिसऑर्डर की तरफ जा रही है कि हर जगह हमें क्या करना है, टॉप मारना है, हर जगह अच्छे में नहीं बुरे में टॉप मारना है, क्योंकि ऑर्डर में जाएंगे तो एंट्रोपी थोड़ी बढ़ेगी, हमें अपनी एंट्रोपी बढ़ानी है। तो उस एंट्रोपी को इंडिया वाले कुछ अलग लेवल में लेके चलेंगे, तो डिसऑर्डर की तरफ हर जगह टॉप मार रहे हैं। किसी भी रैंकिंग में आप देखोगे नेगेटिव वाली रैंकिंग्स के अंदर, नॉट पॉजिटिव वाली के अंदर, तो सब में हम टॉप में रहेंगे, है ना। अभी जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों के अंदर तो बहुत गर्मियाँ हो रही हैं, और इंडिया की 95 या 100 आउट ऑफ 100 सिटीज काफ़ी गर्म है, तो यहाँ पे भी हमने टॉप मारा है। तो वही है कि गर्मियों से बचने के लिए चाय पीते रहिए, और चाय पीते रहिए दिल मन को शांत करने के लिए, दिल को सुकून देने के लिए, बाकी शरीर को शांत करने, शरीर को सुकून देने के लिए तो आपको ठंडा पीना पड़ेगा। ये था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमारा क्या होगा, इसको हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक्सटर्नल फाइन स्ट्रक्चर एरिया, जैसे कि हमने फाइन स्ट्रक्चर वहाँ पे जो निकाला था, तो हमने क्या देखा था कि उनका एक देख लेता हमने कि होता क्या है, किस तरीके से निकालते हैं। देन आफ्टर हमने देखा था फॉर्मूले बेस। अब फॉर्मूले पे आता है, फॉर्मूला हमारा क्या होगा, फाइन स्ट्रक्चर के केस के अंदर, स्पेक्ट्रल लाइंस वाले केस के अंदर अनपर्टर्ब्ड हमें पता होता है, यहाँ पे पर्टर्बेशन आ जाता है बस। तो पर्टर्बेशन के केस के अंदर पहले ही बता दो आपको, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है दो सिलेक्शन रूल्स हमने डिस्कस किए थे। क्या कि एक तो डेल एल की वैल्यू जो होगी वो +-1 होनी चाहिए,
और डेल एम जो होता है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ऑलवेज। राइट, ये दोनों हमारे सिलेक्शन रूल ऑलवेज वैलिड होंगे। ये जो वैलिड होंगे बस स्पेक्ट्रल लाइंस जो आएंगी यहाँ पे स्टार इफेक्ट के अंदर, इन्हीं के अंदर होगी, इनके अलावा कहीं पे भी हमारे स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं देखने को मिलेंगे हमें। तो पहले ये था। अब हम देखते हैं कि अनपर्टर्ब्ड के लिए जो हैमिल्टोनियन होता है वो हमारा क्या होता है। सो द हैमिल्टोनियन ऑफ अनपर्टर्ब्ड हाइड्रोजेनिक एटम, द हैमिल्टोनियन ऑफ unperturbed हाइड्रोजन एटम, ये ऑलमोस्ट सबको पता होता है। H नोट जिसको हम इसको डिनोट करते हैं H नोट का से ऑपरेटर होता है ना, तो ये हमारा क्या होता है माइनस H का स्क्वायर बाई 2m d स्क्वायर प्लस, एंड जो पोटेंशियल होता है इस केस के अंदर, मतलब हाइड्रोजन एटम की केस के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो होता है हमारा के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। के क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिसको हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी बोल देते हैं। इसकी सॉरी बोल्ट्जमान नहीं, ये नॉर्मल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ एंड आल्सो के की जो वैसे वैल्यू लिख सकते हैं ये होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये चीज होती है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें देखना है परटर्बेशन, तो इन दिस केस in the case of star effect, so perturbation हो जाता है, perturbed Hamiltonian due to external electric field। तो the perturbed the perturbed Hamiltonian due to external इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इसका परटर्ब्ड पार्ट दिया था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैमिल्टोनियन का, वो हमारा था E द चार्ज, E स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड Z। E Z, ये हमारा यहाँ पे क्या था, इसका परटर्ब्ड पार्ट आया था हमारे पास इसका हैमिल्टोनियन का। तो हम यहाँ पे क्या होता है हमारा जो H हैमिल्टोनियन होता है वो होता है ही, और E जो होता है वो क्या होता है एक्सटर्नल। इक्वेशन 2 अभी आता कहाँ से है, तो पहले वो देख लेते कि आता कहाँ से ना। इसको एक बार यहाँ पे रफ करना, मत लिखना भी। सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो जो हैमिल्टोनियन होता है, ये जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होता है माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। P यहाँ पे क्या होता है डायपोल मोमेंट, एंड E यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। P यहाँ पे होता है डायपोल मोमेंट, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे जो स्टारिक इफेक्ट के लिए हमारे पास हम निकालते हैं, स्टारिक इफेक्ट में इस तरीके से होता है कुछ कि एक न्यूक्लियस होगा, सॉरी एटम, वन एटम के लिए निकाल रहे हैं, तो वन एटम का मान लो यार इसका सेंटर है, सेंटर पॉइंट पे चार्ज हमारा क्या है प्लस, यहाँ पे इसके लिए निकालना है, यहाँ पे चार्ज होगा माइनस ही, एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज इसका हो जाएगा माइनस ही। डिस्टेंस इसकी मान लेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की r वेक्टर डिस्टेंस है, ये z है, ये y है, और ये x है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं z में, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन z है ना। सो ये हम किसमें लेके चल रहे हैं z के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसके लिए निकालना है, पहले तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताएं कि z डायरेक्शन के अंदर है, p निकालना है। p क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, सिंस डायपोल मोमेंट p, ये होता है समेशन ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस कितनी है। सो पहले के लिए चार्ज पॉजिटिव के लिए e है, डिस्टेंस 0 है, प्लस सेकंड के लिए माइनस e है, एंड डिस्टेंस कितनी है ये r। सो यहाँ से जाएगा e r, यहाँ से जाएगा e r, ओके ऑलराइट। सो e r वेक्टर यहाँ पे हुआ, ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो h हो जाएगा हमारे पास माइनस, एंड सॉरी माइनस भी है, माइनस e r वेक्टर, एंड यहाँ से हमारे पास है
एप्सिलॉन डॉट में जेड कैप। आर वेक्टर हमारा क्या होता है ई, ये होता है हमारा एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन ये ई एक्सटर्नल है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस, तो ये जाएगा ई, जेड से जेड जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे जीरो एक्सटर्नल और ये जेड। तो एच प्राइम जो हमारा आता है इस केस के अंदर, किसके केस के अंदर, स्टार इफेक्ट के अंदर। अब ये वाला जो इंपॉर्टेंट स्टार इफेक्ट क्यों हो जाता है, एक तो यहाँ पे स्टार इफेक्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें स्प्लिटिंग पूछेगा, दूसरा स्टार के इफेक्ट के बाद आपसे पूछ देता है पार्टीशन फंक्शन। इसको घुसेड़ देता है या फिर इसको डाल देता है स्टैटिस्टिकल सॉरी पार्टीशन फंक्शन पूछेगा। पार्टीशन फंक्शन के बाद आपसे एवरेज एनर्जी पूछेगा या फिर एवरेज एनर्जी पूछने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेगा। तो सारी चीजें यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये वाला हमने काफी बार हमने डिस्कस किया इसके बारे में। तो ये हमारे पास जेड सेकंड थिंग हम यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया। और हाइड्रोजन एटम ये आ गया। एक इसी के नीचे नोट लिख सकते हैं आप, दैट हाइड्रोजन एटम डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन स्पिन। हाइड्रोजन एटम डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन स्पिन। सो हमारे पास ये हो गया। नाउ we use sin NLM as a wave function। एज ए वेव फंक्शन हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। सो दो केस होंगे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए n बराबर 1 के लिए देखेंगे, n बराबर 2 के लिए देखेंगे, n बराबर 3 के लिए देखेंगे। पहली चीज मैं आपको पहले बता दूं, जो स्टार की इफेक्ट आया था ये ओनली उनके लिए आया था जो डिजेनरेसी जिसमें शो होती है, डिजेनरेसी आइगन वैल्यूज होती हैं, उनके केस के अंदर ये हमारे स्टार की इफेक्ट वर्क करता है। नॉन डिजेनरेट के अंदर नहीं करता है। तो जो ग्राउंड स्टेट हमारी होती है वो क्या होती है, नॉन डिजेनरेट। इसके अलावा सारे हमारे कहते हैं डिजेनरेट। तो पहला केस लेते हैं 4, n बराबर 1, l बराबर 0 हो जाएगा, m बराबर 0। ठीक है, तो स्टेट हमारे पास क्या जाएगी sin 1 0 0 एंड sin 1 0 0 स्टेट जो होती है इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू उसकी क्या होती है हमारे पास sin 1 1 की, वो होती है हमारे पास 1/4 पाई a नॉट क्यूब अंडर रूट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस r अपॉन में a नोट। यही होती है 1 अपॉन में अच्छा पाई a नोट e की पावर r माइनस r अपॉन में a, और नहीं आता 1 अपॉन में पाई a नोट क्यूब का अंडर रूट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में r अपॉन में a नोट। ये होते हमारे पास यहाँ पे वेव फंक्शन इसका। ठीक है, ठीक है, वेव फंक्शन हमारे पास ये आ गया। हमें निकालना है जस्ट इसके लिए एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी स्प्लिटिंग होगी तो एनर्जी कुछ ना कुछ हमारे पास परटर्ब्ड एनर्जी आएगी। परटर्ब्ड एनर्जी कितनी होती है वो कैसे निकालेंगे। सो एवरेज एनर्जी ई, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डेल ई, चेंज एनर्जी चेंज है, ये हमारे पास हो जाएगा बेसिकली। और इसको हम लिख सकते हैं sin 1 0 0 h प्राइम sin 1 0। यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम के अलावा कहीं पे भी रखेंगे तो r की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। साइन के लिए 0 से पाई एंड फाई के लिए 0 से 2 पाई। साइन 1 0 0 पूरा रियल है तो यहाँ पे सीधा सीधा रहेंगे तो 1 अपॉन में पाई a नोट क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 2 r अपॉन में a नोट
और इनटू में एच ये वाला ई एक्सटर्नल, और जेड को हम क्या लिख सकते हैं, जेड हमारा होता है आर कोस थीटा, हो जाएगा आर कोस थीटा गुणा में आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर डी फाइव। इसको करते हैं सोल्व एंड देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। देखो अगर इसकी कोई भी वैल्यू आ जाती है तो मान लो कि यहाँ पे क्या होगा, डिजनरेसी वाला केस होगा, और हमारे पास स्टार के इफेक्ट के अंदर कोई ना कोई यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर इसको हम इजीली सोल्व कर पाते हैं 1 0 के लिए, तो ई एक्सटर्नल अपॉन में पाई ए नोट क्यूब बाहर आएगा, अंदर बचेगा हमारे पास 0 से इनफाइनाइट एंड यहाँ से आर स्क्वायर आर क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 2r अपॉन में ए नोट डी आर 0 से पाई एंड यहाँ से जाएगा हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा और 0 से 2 पाई डी फाइव। अगर आपको याद हो तो हमने पहले बताया था इसका कोई ना कोई आंसर आ ही जाएगा, गामा फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है इसकी ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। कहाँ से, 0 से पाई के बीच में हमेशा साइन थीटा कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। याद रखना है, फिक्स वैल्यू होती है ना। मैंने पहले ऑलरेडी हमने जब CSIR के जो पेपर्स थे वो जब सोल्व किए थे तो वहाँ पे हमने इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से 0 हो रही है। तो वहाँ पे आप पेपर से आप किसी की तैयारी करो तो पेपर आप सोल्व करोगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 होगी। इसकी वैल्यू 0 होते ही ई नोट 1 की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, 0 हमारे पास। तो इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट जो हाइड्रोजन एटम होता है वो स्टार इफेक्ट शो नहीं करता है। तो हाइड्रोजन एटम डज नॉट शो स्टार इफेक्ट इन ग्राउंड स्टेट। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं इसको, दैट इज हाइड्रोजन एटम डज नॉट शो स्टार इफेक्ट in the case of ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट के अंदर स्टार इफेक्ट शो नहीं करता है। और दूसरी चीज, ग्राउंड स्टेट नॉन डिजेनरेट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम is known hydrogen atom is non-degenerate due to only 1 electron, due to only 1 electron. There is no energy shift happen। ये वाली चीजें यहाँ पे हमारे हो गई ग्राउंड स्टेट के अंदर। अब ग्राउंड स्टेट के अंदर तो हो गया, हमें देखना है कि किसके अंदर होता है किसके अंदर नहीं होता है। तो ये तो हो गया कि प्रोसेस 1 इलेक्ट्रॉन एटम इन द ग्राउंड स्टेट कैन नॉट पोजेस ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। सेकंड थिंग, अगर यहाँ पे कोई भी एनर्जी शिफ्ट नहीं हो पा रही है, एक एटम इलेक्ट्रॉन है, तो एक और चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी कि 1 इलेक्ट्रॉन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इन द कैन नॉट
परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हो गया। ग्राउंड स्टेट के लिए इतना ही था इसके अंदर। तो कभी भी ग्राउंड स्टेट के लिए आपके पास स्टार इफेक्ट का आ जाए तो वहां पे आपको आंख बंद करके बोल देना है कि जीरो होती है। स्टार जो एनर्जी शिफ्ट होती है कितनी होती है, जीरो होती है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए था, पूरा कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो फर्स्ट केस हमारे पास ये था, केस फर्स्ट फॉर द ग्राउंड स्टेट। नाउ मूव टू द केस सेकंड इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से ले लीजिए। करते हैं फर्स्ट। तो केस सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर 2 पर at n equals में 2. So at n equals में 2, it has 4 fold degenerate eigenstates for which unperturbed eigenenergy is क्या होती है, E बराबर और द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अनपर्टर्ब्ड के लिए हमारे पास जो होती है वो होती है हमारे पास माइनस में m c स्क्वायर डिवाइड्स में 2 इनटू में z अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में n स्क्वायर। ये हमने देखा था ना। तो n की जगह हम क्या रखने हैं, 2 2 टू द 4 एंड 8। तो ये हो जाएगा माइनस m c स्क्वायर डिवाइड्स में 8 एंड z अल्फा अपॉन में 2। ये हमारे पास क्या होती है, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी होती है इन द केस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक चीज इक्वेशन थर्ड दे सकते हैं आप, व्हाटएवर यू यूज। 4 आइगन फंक्शंस वहां पर निकलेगा, फोर फोल्ड डीजेनरेटेड आइगन स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। सो हम देखते हैं n बराबर 2 पे। तो n बराबर 2 के लिए l बराबर क्या होगा, n माइनस 1। तो एक बार लेंगे l बराबर 0। l बराबर 0 के केस के अंदर m हमारे पास क्या हो गया, 0। ऐसे ही n बराबर 2 के केस के अंदर l बराबर हमारे पास क्या होगा 1 और l बराबर 1 m बराबर 0। n बराबर 2 के केस के अंदर l बराबर 1 m हमारे पास हो जाएगा +1 एंड n बराबर 2 के केस के अंदर l बराबर 1 और m बराबर हो जाएगा -1। सो इसके अंदर हमारे पास स्टेट कर जाएगी साइन 2 0 0, यहाँ पे स्टेट आ जाएगी साइन 2 1 0, यहाँ पे स्टेट आ जाएगी साइन 2 1 1 एंड इसके लिए स्टेट आएगी हमारे पास 2 1 -1। 4 स्टेट आती है। तो डिजेनरेट हो गया। पर्टर्बेशन हमारे पास थ्योरी यूज करनी है। तो पर्टर्बेशन थ्योरी दो होती है ना, एक नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया था, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में कोई भी डिजेनरेशन नहीं होती तो हमने वहां पे सिंपल किया था। यहाँ पे डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी यूज होगी। सो using degenerate perturbed perturbation यूजिंग डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। और डिजेनरेशन पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर हम क्या लिखते हैं, डबल मैट्रिक्स बनाते हैं। पहले तो डबल मैट्रिक्स ये हमारे पास बेसिकली बनता है साइन 1 0 0 एच प्राइम साइन 1 0। सो इस 1 नहीं है ना, 2 है, फिर हो जाएगा 2 1 0 एच प्राइम साइन 2 0 0 और यहाँ से आ जाएगा फिर हमारे पास साइन 2 1 1 एच प्राइम साइन 2 0 0 एंड ये होगा साइन 2 1 -1 एच प्राइम साइन 2 0 0।
ऐसे ही यहाँ पे इधर की साइड हम चलेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा साइन 2 0 0 एच प्राइम साइन 2 1 0 साइन 2 0 0 एच प्राइम साइन 2 1 1 एंड साइन 2 0 0 एच प्राइम साइन 2 1 -1। ये मैट्रिक्स यहाँ पे बंद है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा विजिबल आई थिंक। ऐसे ही साइन 2 1 0 एच प्राइम साइन 2 0 0 साइन 2 1 0 एच प्राइम साइन 2 1 1 एंड साइन 2 1 0 ये 2 0 0 है ना, एच प्राइम साइन 2 1 -1 ये साइन 2 1 1 एच प्राइम साइन 2 1 0 1 0 साइन 2 1 1 एच प्राइम साइन 2 1 1 साइन 2 1 1 एच प्राइम साइन 2 1 -1 एंड ये हो जाएगा साइन 2 1 -1 एच प्राइम साइन 2 1 0 साइन 2 1 -1 एच प्राइम साइन 2 1 1 एंड साइन 2 1 -1 एच प्राइम साइन 2 1 -1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू मैट्रिक्स। डब्ल्यू मैट्रिक्स आ गया। हालांकि हमें मैट्रिक्स की वैल्यू सोल्व करनी होती है, तो मैट्रिक्स की वैल्यू सोल्व करेंगे। हमें यहाँ से निकालना है जस्ट एक आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या होगी इसके रिगार्डिंग, और उस आइगन वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी शिफ्ट। मतलब एक तरीके से वो आइगन वैल्यू हमारे पास क्या काम करती है, यहाँ पे एनर्जी का ही काम करती है ना, तो एनर्जी आ जाएगी हमारे पास कि एनर्जी इसकी क्या होती है। चलिए करते हैं इसको सोल्व। ये हो गया होगा आई थिंक। एक पॉइंट लिखना है यहाँ पे, सिंस एन एल एम एच प्राइम एन प्राइम एल प्राइम एम प्राइम इज नॉट इक्वल टू 0 इफ एम प्राइम बराबर एम एंड एल प्राइम बराबर एल प्लस -1। ये हाँ, एम प्राइम बराबर एम एंड एल प्राइम बराबर एल प्लस -1। अगर इतना है तो 0 नहीं होगा, बाकी 0 हो जाएगा। सो इक्वेशन यहाँ पे इसको देते हैं 4। रिड्यूस फॉर्म ऑफ इक्वेशन 4। रिड्यूस फॉर्म कैसे हो गया, देखो यहाँ पे एल बराबर, हाँ इसके लिए एल की जो वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी, यहाँ पे एल जो 0 0 दे रखा है, यहाँ पे अगर एल बराबर 0 रखेंगे तो एल प्राइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, 1 होनी चाहिए प्लस -1, जो कि यहाँ पे नहीं है। दैट किसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0। यहाँ पे एल की वैल्यू 0 है तो एल की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 है 1 है, 0 रखेंगे तो 1 सेटिस्फाई हो रहा है। ये वाली वैल्यू हमारे पास रहेगी। कौन कौन सी रहेगी, कौन सी 0 होगी वो देख लेते हैं। ये रहेगी, ऐसे यहाँ पे ये भी रहेगी -1, एल बराबर 1 एल बराबर 1 ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, एल बराबर 1 एल बराबर 0 होगी। एल के लिए देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है अभी तक। एल बराबर 1 0 1 होगी, 0 1 होगी, 1 1 नहीं होगी, 1 1 नहीं होगी। ऐसे ही 1 और 0 होगी, 1 1 नहीं होगी, 1 1 नहीं होगी, 1 1 नहीं होगी, 1 0 होगी, 1 1 नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सो ऑलमोस्ट हमारे पास स्टेट कौन सी बची है, 1 2। अब देखना दोबारा, m भी इक्वल होना चाहिए दोनों के केस के अंदर, है ना। तो यहाँ पे देखना m बराबर दोनों बराबर है, लेकिन l के केस में नहीं है, तो ये तो स्टेट हमारी वैसे ही गायब हो चुकी है, ये नहीं होगी। m दोनों में इक्वल है, l डिफरेंस है, तो ये वाली स्टेट होगी हमारे पास। l दोनों में डिफरेंस है, m बराबर है, ये भी स्टेट होगी। m बराबर है दोनों के अंदर, l नहीं है, तो ये स्टेट हमारे पास नहीं होगी। m डिफरेंट है, ये नहीं होगा। m डिफरेंट है, ये भी नहीं होगा। m डिफरेंट है, ये भी नहीं होगा। और कौन से थे, m डिफरेंट है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो
ऑलमोस्ट इधर वाला पार्ट देखने सारे के सारे स्टेट, ये वाले तो पूरी गायब होगी, लाइन ही पूरी गायब है, नीचे वाला पूरा पूरा गायब है। सो रिडक्शन फॉर्म जो होगी ना इसकी, नॉन वेनिसिंग जो टर्म्स होंगी इन द केस ऑफ दिस, सो रिडक्शन फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर्म फॉर ये आ जाएगा W बराबर साइन 200 H प्राइम साइन 200 साइन 200 H प्राइम साइन 210 साइन 210 H प्राइम साइन 200 एंड साइन 210 H प्राइम साइन 210। इसका शॉर्ट फॉर्म हमारे पास ये बन जाएगा, क्योंकि ये सारे स्टेट हमने गायब कर दी, सारी गायब कर दी, तो सिर्फ हम ये वाला मैट्रिक्स लेंगे। अब इस मैट्रिक्स से अंदर भी ये मैट्रिक्स हम यहाँ पे लेंगे और सिर्फ इसी मैट्रिक्स से हम क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो जो इतना बड़ा मैट्रिक्स था इसको हमने जस्ट सोल्व किया है इससे, और हमने जस्ट ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, इसके थ्रू हम यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं, है ना। सो देन ओनली नॉन वेनिसिंग मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ द परटर्बेशन, जो परटर्बेशन की जो नॉन वेनिसिंग टर्म्स होंगी, so only non-vanishing terms of perturbation matrix are, कौन कौन सी होंगी, एक ये और एक ये। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं H21 प्राइम एंड H22 प्राइम। सो दो ही टर्म्स होंगी जो कि नॉन वेनिसिंग होगी, ये वाली भी हमारी जीरो हो जाएगी एंड ऑल्सो ये वाली भी हमारी जीरो हो जाएगी। ये वाली जीरो क्यों होगी, क्योंकि L बराबर L दोनों का इक्वल है, इस वजह से जीरो होगी। यहाँ पे भी L दोनों का इक्वल है, इस वजह से जीरो होगी। सो इसको और शॉर्ट हम कर देंगे, क्या हो जाएगा, या W बराबर 0 और इसको लिख सकते हैं 2H 1 है ना, 12 H12 और ये हो जाएगा H21 प्राइम और ये 0। तो कहाँ मैट्रिक्स था, कहाँ मैट्रिक्स हम लेके आ गए। अब बस हो गया, मतलब ये मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे, जस्ट हमें बस अब इसको सोल्व करना है और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर आने से पहले हमें निकालना है H21 एंड H12, मतलब ये वाली स्टेट की वैल्यू निकालनी है एंड ये वाली स्टेट की वैल्यू निकालनी है। दोनों स्टेट की वैल्यू सेम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है H21 H00 दोनों क्या है, रियल वेव फंक्शन है। तो ये हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस sin 00 and sin 210 are the real eigen wave function. So both H12 prime and H21 prime has सेम वैल्यू। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर पहले इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हम आइगन वैल्यू निकालते हैं वैसे आइगन वैल्यू निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं, बीच में आ रहा था करते हैं ना, बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए इतनी देर में। तो ठीक है, तो पहले निकालते हैं ये वाला प्लीज। सो H21 प्राइम या फिर हम बोल सकते हैं H12 प्राइम, ये हमारे पास हो जाएगा sin 2100 H प्राइम sin 210। इसको हम लिख सकते हैं वही अगेन 0 से इनफाइनाइट। sin 200 क्या था हमारे पास, हाँ sin 200 क्या था हमारे पास, 1/पाई a0 अंडर रूट में एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये थोड़ा, ये तो 210 के लिए था ना, इसके लिए आ जाएगा हमारे पास वेव फंक्शन हमारा होता है 1/2 रूट 2 अंडर रूट ऑफ 2 पाई एंड
जेड अपॉन में ए नोट की पावर 3/2 1 माइनस जेड आर अपॉन में 2a नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 1 माइनस जेड आर अपॉन में 2a नोट एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में जेड आर अपॉन में माइनस जेड आर अपॉन में 2a नोट। इसके लिए इनटू में इसकी वैल्यू e एक्सटर्नल और जेड जो था उसकी वैल्यू थी हमारी आर कोस थीटा इनटू में 210 के लिए हमारे पास होता है 1 अपॉन में 4 अंडर रूट ऑफ 2 पाई 1 अपॉन में 4 अंडर रूट ऑफ 2 पाई जेड अपॉन में ए नोट की पावर 3/2 जेड आर अपॉन में ए नोट एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ या फिर इसको इसी फॉर्म लिखना e की पावर माइनस में जेड आर अपॉन में ए नोट और इनटू में कोस थीटा इनटू में डी क्यू होता है ना तो वो जाता है हमारा आर स्क्वायर साइन थीटा टी आर डी थीटा डी फाई। ये हमारा वेव फंक्शन होता है दोनों के लिए, इसके लिए सेम होगा, इसके लिए ये होता है एंड जेड के लिए हमारे पास ये होता है। अब इसको करते हैं हम सोल्व और इसको इजीली सोल्व करने के बाद देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है इसका। यहाँ पे 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई हो गया। यहाँ पे 2 2 जा 4 8 8 2 जा 16 ऊपर से क्या निकल रहा है जेड जेड, तो ये हट जाएगा, जेड क्यों बचेगा, जेड क्यों बचेगा। बाकी यहाँ से एक जेड ये आ रहा है तो Z4 ऊपर से क्या रहा है E एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है डिवाइड में 16 पाई ए क्यूब और ए नोट 4 बस 0 से इनफिनिटी आर 2R R 4R R4 ये ब्रैकेट है इट इज 1 माइनस जेड आर अपन में 2 ए नोट, ये माइनस जेड आर अपन में 2 ए नोट माइनस जेड आर अपन में 2 ए नोट, तो ई की पावर माइनस जेड आर अपन में ए नोट एंड डी आर 0 से पाई कोस थीटा कोस स्क्वायर और साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड 0 से 2 पाई डी फाइन। छोड़ा तो नहीं है ना, तो ये वाला भी ले लेता, ये भी ले लेता हमने, है ना, ये भी ले लेता, ये भी ले लिया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से हो गया, आर स्क्वायर हमने कंसिडर कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इस वाली मैट्रिक्स को याद रखना है, ये वाली, तो इसको तो करेंगे हम सोल्व, तो याद आएगा हमारे पास Z4 E ये एक्सटर्नल डिवाइड्स में 16 पाई ए नोट 4। इसके लिए अगर इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे, तो हमारे पास ये क्या रहेगा 0 से इनफिनिट, और पहले तो R4 e की पावर माइनस में जेड आर अपॉन में ए नोट बी आर माइनस में 0 से इनफिनिट, यहाँ से R5 हो जाएगा, ये जेड R5 अपॉन में 2 ए नोट e की पावर माइनस में जेड आर अपॉन में ए नोट बी आर इनटू में साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए मान लो यहाँ पे इस वाले केस के अंदर ओनली यही पे कर लेते हैं, लेट कोस थीटा बराबर t, सो साइन थीटा डी थीटा बराबर हो जाएगा डी, ओके माइनस। तो यहां से जब ये वाली वैल्यू रखेंगे क्या जाएगा हमारे पास 0 से पाई, लिमिट चेंज नहीं करते, बाद में हम डायरेक्ट पूरी वैल्यू रख देंगे। टी की जगह क्या रखना है कोस स्क्वायर, तो टी स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस डी टी
इनटू में इसका तो सब जानते ही हैं 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, नीचे 8 आएगा, सो ई एक्सटर्नल Z4 डिवाइड्स में 8, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, A04। ये गामा फंक्शन लगेगा, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 में 1 इनटू में ये हो जाएगा m + 1/n गामा के अंदर, तो m हमारे पास 4 दे रखा है, n हमारे पास 1 है, तो 5 गामा डिवाइड्स में Z/में A0 की पावर 5 माइनस Z/में 2 A0 ऑलरेडी है, n की वैल्यू 1 है, 1 यहाँ पे r की पावर होती है ना, वो 1 होती है, n की वैल्यू क्या होगी 5, तो 5 + 1 6 गामा 6, और यहाँ पे Z/में A0 की पावर 6 इनटू में इसका निकालेंगे तो t² का मान होता है t³ 3 माइनस है, सो माइनस t³/3 0 से 5, अगेन e एक्सटर्नल Z4/में 8 A04 5 गामा ऑफ 5 क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, तो यहाँ से आ जाएगा 24 डिवाइड्स में 24 A05 डिवाइड्स में Z5 माइनस यहाँ से 6 का हम जब करेंगे तो 5 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 120 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 60 A0 से A0 गया, Z0 से Z गया, A05 डिवाइड्स में Z5, यहाँ से इसकी वैल्यू आप रख देंगे माइनस cos³ t डिवाइड्स में cos³ थीटा डिवाइड्स में 0 से पाई, सो e एक्सटर्नल Z4 डिवाइड्स में A04 एंड यहाँ से आ जाएगा 16 में से चला जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 36 माइनस 36 A05 डिवाइड में Z5 एंड जब यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो पाई रखेंगे तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 2/3, तो इसको सोल्व करना है हमें, 2/3 होगा ना, हाँ 8 से 24 सॉरी 8 से इसको 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, सो 3 से ये कटेगा तो ये बचेगा हमारे पास 1 और 2, 8 से करेंगे तो 4 2 × 8 4 3 × 3 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ये माइनस 3EX और A4 से A4 चला जाएगा तो यहाँ पे F0 डिवाइड में, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू है मतलब H21 और H12 की जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली वैल्यू है, सो हमारे पास W मैट्रिक्स क्या होगी, ये आई थिंक आपने उतार लिया होगा या कॉपी कर लिया होगा इसको, सो डबल मैट्रिक्स 0 माइनस E 3E ये एक्सटर्नल है, इसको हम शॉर्ट में लिख देते ना, बार बार क्या लिखेंगे Z ये माइनस 3E A0 डिवाइड में Z ये 0। नाउ एनर्जी आएगी वैल्यू, सो एनर्जी आइगन वैल्यू इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगी, हम निकाल लें माइनस में E I ये 1 बराबर 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस E1 माइनस 3E7 A0 डिवाइड में Z माइनस E एप्सिलॉन A0 डिवाइड में Z माइनस E माइनस 1 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो E1 का स्क्वायर माइनस इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 9E स्क्वायर A0 स्क्वायर डिवाइड में Z स्क्वायर बराबर 0, या E1 स्क्वायर बराबर 9E स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर A0 स्क्वायर डिवाइड में Z स्क्वायर, सो
E1 जो आएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 3 ई ए नोट डिवाइड में जेड। तो दो आइगन वैल्यू आई है, लोअरिंग आइगन वैल्यू E1 मान देते हम, ये आ जाएगी माइनस 3 ई ए नोट डिवाइड में जेड, एंड ई हाई जो आएगी वो आ जाएगी 3 ई एप्सिलॉन ए नोट बाय जेड। तो 1 एंड 2। तो हमने एनर्जी निकाली, हम बात करेंगे आगे हमारे ये वाली एनर्जी ना आइगन फंक्शंस के ऊपर, आइगन फंक्शन क्या होंगे इन एनर्जी के लिए। पहले एनर्जी निकाली तो एक एक करके हम आइगन स्टेट्स निकालते हैं इनकी। सो 4 माइनस 3 ई एप्सिलॉन ए नोट डिवाइड्स में जेड। आइगन फंक्शंस हम कैसे निकालते हैं, यहां से हम बेसिकली निकालते हैं मैट्रिक्स। सो माइनस माइनस ऑलरेडी तो प्लस 3 ई एप्सिलॉन ए नोट डिवाइड में जेड, यहाँ पे था माइनस 3 ई एप्सिलॉन ए नोट डिवाइड में जेड, माइनस 3 ई एप्सिलॉन ए नोट डिवाइड में जेड, और 3 ई एप्सिलॉन ए नोट डिवाइड में जेड। यहाँ मान लो कोई दो फंक्शन है C1 C2 एंड इक्वल्स में 0। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं आइगन फंक्शन इन दोनों के लिए। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे क्या जाएगा हमारे पास C1 माइनस C2 बराबर 0। सारा बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस 1 0 बचेगा ना 1। यहाँ से C1 बराबर हमारे पास आता है C2। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, C1 बराबर C2 आ गया, मतलब हमारे पास जो C1 और C2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, जो भी इनकी वैल्यू होगी, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ दीज फंक्शंस। ठीक है। सो इन दिस केस सिलेक्शन रूल हमारे पास है। सो वी डोंट टेक, यहाँ पे जो आएगा ना इसके नीचे लिख लेना, एक तो ये आ जाएगा, दूसरा हम निकाल सकते हैं 4 E21 बराबर माइनस 3 ई एप्सिलॉन ए नोट डिवाइड्स में जेड, माइनस में प्लस। सो इसके लिए हमारे पास जो आएगा वो C1 इज इक्वल टू माइनस C2 आएगा। आप यहाँ से वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस, तो माइनस माइनस दोनों माइनस होंगे। सो C1 प्लस C2 बराबर 0 होगा, तो C1 बराबर क्या होगा माइनस C2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखना सिंस वी डोंट टेक sin 211 and sin 21 minus 1 states because the h prime बराबर e x z cannot couple with them, cannot couple, cannot couple them with sin 200। इस स्टेट के साथ ये दोनों के दोनों स्टेट्स कपल नहीं हो सकते। सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो वेव फंक्शन यहाँ पे आएगा, क्यों नहीं हो सकते वो भी, दैट इज जेड हमारे पास क्या होता है आर कोस थीटा। सो यहाँ से हमें पता है कि थीटा की जो पावर होती है ना वो हमारी एल की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे एल बराबर 1, और एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा फाई जो होता है ना, यहाँ पे तो है नहीं बेसिकली, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा फाई, तो इसके साथ m आता है, तो m की वैल्यू यहाँ से आती है, अगर यहाँ पे नहीं है तो मतलब उसकी वैल्यू 0 होगी। सो m बराबर 0। इन दोनों के केस के अंदर m बराबर 0 नहीं है, तो ये वाली स्टेट हम इसलिए भी कंसिडर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो फंक्शन होगा आइगन स्टेट इसके लिए, ठीक है। सो आइगन स्टेट साइन 1 बराबर c साइन 200 प्लस साइन 210। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो साइन 1 की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 साइन 200 प्लस साइन 210। सिमिलरली
और ये आप कर भी सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आए इसकी वजह से माइनस आ जाएगा साइन 1/√2 साइन 200 माइनस 210। या तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको नहीं आता ये चीजें किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब ये वाला किस तरीके से आ रहा है, सो आप कमेंट्स में बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो होगा वो जीमान इफेक्ट होगा। जीमान इफेक्ट के अंदर भी यही सारा कॉन्सेप्ट हमारा रिपीट होगा, बस वहां पे इलेक्ट्रिक, यहाँ वहां पे इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, सेम होगा फॉलो। सो दो फेज फंक्शन हमारे पास आ गई, ये इसके लिए, ये इसके लिए। तो स्टार इफेक्ट के अंदर तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक, ग्राउंड स्टेट के अंदर स्टार इफेक्ट नहीं शो होता। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो हमारी एनर्जी होती है वो ये होती है, एंड देन ये होती है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्टेट्स होते हैं हमारे पास साई 1 एंड साई 2 ये वाले होते हैं। ये आपको चीजें याद रखनी है काम आने के। तो ये आई थिंक हो गया, ठीक है। इसके बाद now the wave number शिफ्ट, और इसको हम बोल सकते हैं छोटे है ना डेल म्यू बार corresponding to करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी शिफ्ट। एनर्जी शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डेल म्यू बार बराबर डेल ई बराबर एच सी। डेल ई की वैल्यू जो हमारे पास थी वो बेसिकली हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 3 ए नोट अपन में एच सी जेड। और इसकी जो वैल्यू आ रही है, लाइक हमारे पास ई की वैल्यू हमें पता था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये वैल्यू हमें नहीं पता, ए नोट की वैल्यू नहीं पता, एच सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 12,400, हाँ 12,400 एंगस्ट्रम। फिक्स याद रखनी है आपको, नहीं इतना एंगस्ट्रम नहीं, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम होती है। तो आपको ये सारी वैल्यूज फिक्सली याद रखनी है, और इसकी जो वैल्यू माना जाएगा वो है प्लस माइनस 12.8 एंड ए अपन में जेड। ए नोट जो था वो हमारे पास रेडियस होती है, रेडियस ऑफ बोर रेडियस जिसको बोलते हैं बोर रेडियस, और बोर रेडियस की वैल्यू होती है हमारे पास 0.53 एंगस्ट्रम, ठीक है, एंड इनटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगी वेव नंबर शिफ्ट। वेव नंबर क्या होते हैं, ये हमने वो किया था ना, क्या बोलते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम्स, उस केस के अंदर हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था कि क्या होते हैं, और रोटेशनल वेव नंबर के फॉर्म में हम एनर्जी क्यों कैलकुलेट करते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो वो हमने वहां पे किया था। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो रादर हो गया आई थिंक ये वाला भी। नीचे लिखेंगे सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर in Stark experiment. Required to demonstrate दिस इफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो बनाने का बेसिकली हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर 2 के लिए
तीन स्टेट्स होंगी, 1 2 3। इसके लिए हो जाएगी m बराबर 0, m बराबर ±1, m बराबर 0। दूसरा, ठीक है, l बराबर 0, m बराबर 0, l बराबर 1 पे m बराबर 0 और ±1। यहाँ पे एक स्टेट हमारे पास है 1/√2 साइन 200 माइनस साइन 210, है ना, ठीक है। और इसमें कैट में लिखो या ना लिखो डजेंट मैटर, ये वाला होता है हमारा साइन 211 और साइन 21 - 1, ये होता है 1/√2 साइन 200 प्लस साइन 210। एनर्जी जो होती है, इसकी एनर्जी हमारे पास अगर मान लो कि ई नोट है अनपट आउट के लिए, तो यहाँ से एनर्जी हो जाएगी ई नोट प्लस 3 ई ई ए नोट उनमें जेड, और इस स्टेट के लिए एनर्जी हो जाएगी ए नोट माइनस 3 ई ई ए नोट अपॉन में जेड, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी स्पेक्ट्रम। डायग्राम, सो ये भी बना लीजिए। ठीक है, ठीक है, अगेन आगे इसमें लिखना ना, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटम। आफ्टर application of electric field there is half probability of getting atom in 2s and 2p states, so its lifetime gets reduced, so its lifetime gets reduced, and also it can decay, and also it can decay to 1s। एक चीज सेकंड इसी के अंदर लिखना ना, यहाँ पे नोट लगा के, कि अगर हम मैक्सिमम करेंगे मिनिमम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखना है। फॉर वेरी वीक फील्ड पहला पॉइंट इसमें लिखना है, फॉर वेरी वीक फील्ड वही सेम चीज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे H, और जो 1 2 ले रहे हैं यहाँ पे इज मच लेस देन E, and the Stark splitting is small with respect to fine structure effect, so that the Stark splitting is with
respect to fine structure, है ना. For weak electric field, there is no linear Stark effect. There is no linear Stark effect. पहला. दूसरा, for strong electric field, for strong, और ये हमारे पास हो जाएगा H12 जो ले रहे हैं is much greater than E. इसको हम बोल सकते हैं strong field strength E. The results found above by using degenerate perturbation theory. ठीक है. The result found above by the degenerate perturbation theory. ठीक है. That is it shows linear Stark effect. तो दो चीजें हमें नोट में याद रखनी है. फॉर द वेरी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक के अंदर जो डोमिनेंट पार्ट होगा वो क्या होगा, फाइन स्ट्रक्चर. एंड फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर डोमिनेंट पार्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास, स्टार्क इफेक्ट. वहां पे फाइन स्ट्रक्चर वाला डोमिनेट नहीं कर पाएगा. तो ये दो चीजें थी हमारे पास इसके अंदर इन द केस ऑफ स्टार्क इफेक्ट. तो स्टार्क इफेक्ट के अंदर हमने सारी चीजें देख ली है यहाँ पे कि किस तरीके से स्टार्क इफेक्ट आता है. अब इसी तरीके से हमने निकाला ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, जब हम निकालेंगे सेकंड के लिए, मतलब n बराबर 2, 1 हो गया, 2 हो गया, n बराबर 3 के लिए जब निकालेंगे तो n बराबर 3. अभी हमारे पास कितनी स्टेज आई थी, 1 2 3 3 स्टेप्स आई थी उसके अंदर डायग्राम के अंदर. जब n बराबर 3 के लिए निकालेंगे तो वहां पे 5 स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी. यहाँ पे 3 आई थी, वहां पे 5 स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाएंगी. तो इस तरीके से बढ़ जाएगा. तो स्पेक्ट्रल लाइंस को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, वो हमारे सिलेक्शन रूल डिसाइड करेंगे. डेल एल बराबर +-1 एंड डेल m बराबर 0. तो आइगन वैल्यू निकाली हमने, हैमिल्टन ने निकाला. आइगन वैल्यू मतलब जो एनर्जी थी वो निकाले दोनों के लिए, उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्टेट्स आते हैं वो निकाले, एंड हमने ये किया. बाकी इसके थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे थ्योरी भी होगी है. अगर इसको भी आप इस तरीके से लिख के आ सकते हैं वहां पे, तो नंबर हमारे चांसेस पूरे हैं कि हमारे पास अच्छे से ये चीजें हो गई है ना. तो आइगन स्टेट हो गया, ये सारी चीजें हो गई. एनर्जी आइगन वैल्यू हमारे पास आ जाती है ये वाली. ठीक है. एंड इसके अलावा इसके अंदर क्या है, इट शुड बी एम्फसाइज्ड दैट द स्टेट्स और लिख सकते हैं आप. यहाँ पे 2 हो गए ना पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं. आइगन वेक्टर्स, जो 2 आइगन वेक्टर्स आए थे हमारे पास, आइगन वेक्टर्स आर नाइदर पैरिटी नोर eigenstates of parity operator nor L2 operator. So neither
quantity nor L is a good quantum number for this effect. थर्ड पॉइंट था ना नोट के अंदर ही. फोर्थ पॉइंट, M is a good quantum number because H prime commutes with Lz. M is a good quantum number because H prime commutes with Lz. Thus, system is invariant under rotation about z axis. तो ये हमारे पास था स्टार्क इफेक्ट. स्टार्क इफेक्ट क्या था, किस तरीके से आया, किस सर्कमस्टांसेस के अंदर वर्क करता है. और बेसिकली देखो स्टार्क इफेक्ट है ना, हमारे पास 2-3 तरह के होते हैं. जैसे कि लीनियर स्टार्क इफेक्ट हम ये वाला पढ़ते हैं. कौन सा स्टार्क इफेक्ट पढ़ते हैं? ये लीनियर वाला था. लीनियर स्टार्क इफेक्ट. बाकी इसके अलावा हमारे पास क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट पे आता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, कहीं पे भी नहीं आता है नॉर्मल मास्टर्स के अंदर. तो हालांकि पीएचडी वगैरह में चला जाए तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या मास्टर्स के अंदर जो आता है वो लीनियर स्टार्क इफेक्ट आता है. तो ये स्टार्क इफेक्ट था, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज थी, किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ पे वर्क करता है, कहाँ पे वर्क नहीं करता है, इन सारी चीजों को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया. अभी भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी छोटा सा छोटा डाउट या बड़े से बड़ा डाउट, कोई भी डाउट है आपके, तो डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताना. टेलीग्राम पे आपको डाउट्स या क्वेश्चंस इसके रिलेटेड जो भी होगा आप पोस्ट कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसके अलावा एएमपी की जो भी क्लासेज हैं उसकी सारी की सारी क्लासेज आपको एएमपी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी, है ना. तो कैसे लगे आपको क्लासेज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. कैसा लगा एक्सपीरियंस पढ़ाने का, किस तरीके से हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं रिलेटेड टू थ्योरी के अंदर, कितना हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को लेके जा सकते हैं. प्लस में जो हम क्वेश्चंस करवाते हैं उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, किस तरीके से उनमें और थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और जैसा अगर आप बताते हो तो हम उनको जरूर से उनको इम्प्रूव करेंगे, है ना. तो अभी के लिए ऑलमोस्ट रात के 1 बज चुके हैं, 1:20 हो चुके हैं. तो अगर अभी भी आप पढ़ रहे हो इस वक्त पे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर आने वाले हैं हमारे, उनके लिए हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ना. बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ. अब अगला टॉपिक ये होता है, वीडियो अगली आप हमारी ये आती है किसी पेपर, जो पेपर था हमारा वो भी हमने बीच में छोड़ रखा था, उस पेपर को भी करते हैं कंप्लीट. बाकी कोई भी हो, जो भी आएगा कंटेंट अच्छा आएगा, जो भी वीडियो आएगी रिलेटेड टू हमारे सिलेबस से रिलेटेड, या तो प्रैक्टिस वीडियो आएगी या फिर थ्योरी वीडियो आएगी, दोनों में से कोई सी भी आएगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ. अगर आपके साथ कोई भी आपके अलग दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप जोड़ना. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना. पढ़ते रहिए फिजिक्स, समझते रहिए फिजिक्स. रटना बिल्कुल नहीं है हमें, क्योंकि आप हो भौतिकी की फैमिली. जय हिंद.